सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में भी सीखो हंसना। अब प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी 3 हो गए। अच्छा। पुत्र, विधवा और अविवाहित पुत्री। अच्छा। 2004 से अच्छा। पंजीकृत वसीयत जो है अनिवार्य कर दी गई। अच्छा। का प्रतिनिधित्व तभी होगा जब हर जिले से एक सदस्य हो। पंजीकरण तो उनको फ्री में ही करना चाहिए। वकालत का पैसा कभी खत्म होने वाला न था न रहेगा। मेरा एक छोटा सा पोता है, उसको देखते हैं वो आता है तो हमारी शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है। लड़की है, उसको भी एक बेटा है, तो जब नाना कह के बुलाता है तो चाहे हमको या भैया को, तो तुरंत वहाँ से पहुँचते हैं। अब भाई साहब डेली 4 बजे वो घर आते हैं, पिताजी अम्मा को देखते हैं, देख के जाते हैं। डेली बहू आई है, मेरी MA BEd BTC है। बहू का नाम अनामिका, वैसे है, हम लोग बुलाते हैं रोली। उसके आने के बाद, आने पर कचहरी से आने के बाद मतलब 15-20 मिनट ये महसूस होता है कि हाँ हम कहीं आए। मतलब एक ये आप सौभाग्यशाली हैं तिवारी जी, बहुत। हम भी उसके बेहतर जीवन की मंगल कामना करते हैं। मन कटु बाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी कर जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जीवन में जो कुछ भी व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है, उस अनुभव का लाभ पूरे समाज को मिलना चाहिए। जो भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठतम पदों को धारण करता है या किसी भी दृष्टि से वो श्रेष्ठता प्राप्त किया हुआ है, तो उसके जीवन वृत्त के बारे में समाज के हर व्यक्ति को जानने का अधिकार होना चाहिए। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ बैठे हैं, जितेंद्र कुमार त्रिपाठी नाम है। आप अधिवक्ता हैं, गोरखपुर जनपद के बास गांव सिविल कोर्ट में आप राजस्व की वकालत करते हैं। तो तिवारी जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद आपको। तो तिवारी जी, जैसे हमने आपका नाम बताया, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके माता पिता कौन थे और जो आपका जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। मेरे पिताजी श्री रामचंद्र त्रिपाठी और मेरी माता श्रीमती सावित्री देवी त्रिपाठी हैं। दोनों लोग अभी जीवित हैं और सौभाग्य से भगवान के दया से उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। जन्म स्थान तो हमारा बांसगांव ही है। अच्छा। ये मूल निवासी हमारे बाबा जी आए थे सरैया तिवारी से। अच्छा। बाबा के पिताजी आए थे, पढ़ने के उद्देश्य से आए थे। फिर यहाँ उन्होंने बांसगांव कस्बे में अपना मकान बना लिया। हम लोगों के पिताजी का जन्म सब बांसगांव में ही हुआ। हमारी प्रारंभिक शिक्षा एक प्राइमरी स्कूल बांसगांव में चौखड़ी विद्यालय है। अच्छा। दुर्गा जी के मंदिर के पास है। प्राइमरी हमने वहाँ से किया। उसके बाद एक मिडिल स्कूल था, उसमें BTC की ट्रेनिंग होती थी बांसगांव में। अच्छा। पहले तो हमने 6-7 की शिक्षा वहाँ प्राप्त किया। जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज बांसगांव में हमने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा प्राप्त किया। अच्छा। फिर हम चले गए गोरखपुर विश्वविद्यालय और हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और हमने विधि स्नातक अवध विश्वविद्यालय से किया। हम वकालत के पेशे में 1990 में आए। मेरा परिवार वकालत के पेशे से पहले से जुड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अगर हम वकालत कर लेते हैं तो एक तो फैमिली बैकग्राउंड हमारी है और तमाम लोग पिताजी के नाते, भाई साहब के नाते घर पे रोज़ आते थे। उनके सीनियर थे श्री भगवान दयाल जी, वो लगभग दूसरे-तीसरे दिन हमारे घर आते थे और रोज़ वकालत की बात ही हम सुनते थे। अच्छा। मेरे मन में ये हुआ कि वकालत बहुत बढ़िया पेशा है। अच्छा। और 1988 में मुझे डिग्री प्राप्त हुई। अच्छा, 1988 में डिग्री आपको मिली थी? हाँ, 1988 है, मिली थी 89 में। अच्छा। उसके बाद 90 से हमने 1990 से प्रैक्टिस शुरू किया। अच्छा। और तब सिविल कोर्ट 3 थी बांसगांव में। अच्छा। 3 सिविल जज बैठते थे, तो हमने सिविल की ही प्रैक्टिस शुरू की थी। अच्छा। और उनके भगवान दयाल जी के एक जूनियर हमारे भाई साहब थे, वो फर्स्ट कोर्ट में रहते थे। अच्छा। एक विनोद सिंह थे, वो सेकेंड कोर्ट में रहते थे। एक थर्ड कोर्ट थी, उसमें मैं रहता था। अच्छा। उनके जूनियर के रूप में। अच्छा। तो 2 साल मैंने सिविल की प्रैक्टिस की। तो भगवान दयाल जी के मुकदमे राजस्व में भी थे, मैं उसमें जाने लगा। अच्छा। लगभग 2-3 साल के बाद, 93-94 के बाद एक तरह से मतलब सेल्फ प्रैक्टिस करने लगे। अपेक्षाकृत अब भी लोग राजस्व की वकालत को सिविल की वकालत के मुकाबले थोड़ा कम तरजीह देते हैं, हल्का समझते हैं। मैं जब गया तो मैंने एक ध्येय बनाया कि राजस्व में ही ऐसी शुचिता स्थापित करें कि ये मिथक हट जाए
और मैंने अपने भरसक प्रयास करते हुए, मैं अपनी प्रैक्टिस में, इतने दिनों से मैं राजस्व की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी डिग्निटी मेंटेन करते हुए प्रैक्टिस राजस्व की है। सिविल के भी मुकदमे आते हैं हमारे पास, कि भाई साहब ही हमारे हैं, वही देख लेते थे। तो अब हमारा लड़का भी आ गया उस पैसे में। अच्छा, तो सोच रहे हैं उसे सिविल में। अच्छा। तो आप जो है कितने भाई और बहन हैं? हमारे 2 भाई हम लोग हैं। अच्छा। और 2 बहनें हैं। अच्छा। हमारे बड़े भाई साहब जो हैं वो भी वकालत करते हैं। हमारी बड़ी बहन इंटर कॉलेज में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में प्रवक्ता थी, प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई हैं। अच्छा। और दूसरी बहन भी उस समय 80 में MA की थी, और वो बना के स्कूल निजी विद्यालय चलाती थी, रामकृष्ण अकेडमी। तो शिक्षा का माहौल तो हमारे यहाँ शुरू से था। अच्छा। हमारे चाचा तो आपकी शादी, अच्छा आपके चाचा जी भी प्रवक्ता थे इंटर कॉलेज में। अच्छा। और हमारी शादी 1986 में हुई है। अच्छा। तो आपकी पत्नी गृहिणी है? हमारी पत्नी गृहिणी है, शुद्ध रूप से गृहिणी है, लेकिन हमारी पत्नी हमारे साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, BA में। अच्छा। क्या नाम है उनका? श्रीमती राजलक्ष्मी त्रिपाठी। अच्छा। चलो आपके इसी साइड की हैं, यही एक हरदही गांव है। अच्छा। लेकिन वो लोग रहते हैं गोरखपुर में। हमारे ससुर जी बहुत बड़े वैद्य थे। अच्छा। 1937 में BHU से उन्होंने आयुर्वेदाचार्य किया था। अच्छा। तो आपके बच्चे कितने हैं? हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा। एक लड़की है, गरिमा नाम है उसका। अच्छा। वो भी लॉ ग्रेजुएट है। अच्छा। और एक लड़का है, उसका वैभव नाम है। अच्छा। वैभव त्रिपाठी, वो भी लॉ ग्रेजुएट है। अगर हम किसी पीड़ित व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ले देते हैं तो उतना सुकून कहीं कुछ करने से मिलेगा नहीं। और मेरी प्रैक्टिस में यह है कि अब भी मेरे मुकदमे बहुत ज़्यादा लगते हैं रोज़। मैं अब भी समझिए कि 25% मुकदमा एक तरह से फ्री देखता हूँ। अच्छा। जिसके पास पैसा नहीं है उसका भी मैं मुकदमा देखता हूँ, उससे मुझे संतोष मिलता है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और आज के जीवन में सुकून ही सबसे बड़ी चीज़ है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की जो राजस्व संहिता है उसके संबंध में अगर हम बातचीत करें तो इस समय अगर हम जोतदारों के प्रकार की अगर बात करें, जैसे बहुत पहले तमाम किस्में थी जोतदारों की, जो है तमाम तरह के 14 तरह के काश्तकार हुआ करते थे। आज की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है? आज की वर्तमान स्थिति कानून में तो आपके 4 किस्में हैं। अच्छा। संक्रमणी भूमिधर, असंक्रमणी भूमिधर, अच्छा, और ये सरकारी पट्टेदार जो हैं असामी। लेकिन व्यावहारिक रूप में 2 ही किस्में हैं, संक्रमणी भूमिधर और असंक्रमणी भूमिधर। जो सरकारी पट्टेदार भी होते हैं वो भी असंक्रमणी भूमिधर हो जाते हैं। अच्छा। तो 2 ही किस्में समझना इस समय रह गई हैं, संक्रमणीय और असंक्रमणीय। पहले का जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम था, उसमें असंक्रमणीय भूमिधर को 10 साल बाद ऑटोमेटिकली संक्रमणीय भूमिधर बना दिया जाता था। अच्छा। नई राजस्व संहिता में जो आई है उसमें ये अवधि घटा करके 5 साल कर दी गई है। 5 साल के बाद अच्छा वो ऑटोमेटिकली उसको संक्रमणीय राइट मिल जाएगा। तो इसमें किस तरह के जो असंक्रमणीय जो जोतदार है वह कौन से इसमें जोतदार शामिल हैं, किस तरह के? जैसे पट्टा अगर हो गया किसी को, कृषि आवंटन हो गया। अच्छा। तो कृषि आवंटन होगा तो उन्हें असंक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज किया जाएगा। अच्छा। उन्हें संक्रमणीय अधिकार तत्काल नहीं मिलेंगे और 5 साल के बाद वो संक्रमणीय भूमिधर हो जाएंगे। जिससे उत्तर प्रदेश में जो भूमि के जो प्रकार हैं, जैसे चरागाह भूमि होती है, खलिहान की भूमि होती है, बंजर होता है, परती भूमि होती है, तो क्या है ये, इनके बारे में जरा सा? जैसे एक सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। अच्छा। पुरानी संहिता में जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम था उसे धारा 132 में डिफाइन किया गया था। अच्छा। तो वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि थी, खलिहान है, चरागाह है, खेल का मैदान है, तालाब है। अच्छा। ये सब सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग में लाई जाती हैं। अच्छा। उन्हें गांव सभा किसी को दे नहीं सकती थी। अच्छा। गांव सभा न किसी से विनिमय कर सकती थी, न किसी को आवंटित कर सकती थी। ये पुरानी संहिता में विधान था। अच्छा। बंजर की भूमि, नवीन परती की भूमि है, वो सरकारी भूमि होती है, उसकी गांव सभा मालिक होती है। अच्छा। उसका आवंटन गांव सभा को पावर रहता था कि वो किसी भूमिहीन को, पात्र व्यक्ति को कृषि आवंटन कर सकती है भूमि प्रबंधक समिति का प्रस्ताव करके। अच्छा। लेकिन सार्वजनिक उपयोग की भूमि का नेचर चेंज नहीं किया जा सकता था। वो 132 में जो थी। नई राजस्व संहिता जो बनी 77 में, तो 77 में इसमें कुछ सुधार कर दिया गया। अच्छा। अब सार्वजनिक उपयोग की भूमि को भी जनहित में अच्छा। उसका नेचर चेंज किया जा सकता है। अच्छा। जैसे मान लें कहीं रास्ते की कमी है
रास्ता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और जनहित में रास्ता जरूरी है, पूरा मोहल्ला है, उनके लिए रास्ता नहीं है, बीच में खलिहान की ज़मीन पड़ रही है, अच्छा, तो अच्छा। बिना रास्ते के रहेंगे नहीं। जनहित में ये पावर दिया गया था राज्यपाल को कि राज्यपाल की अनुमति से राज्यपाल ने डेलीगेट कर दिया यहाँ डीएम साहब को। अच्छा अच्छा। डीएम उनके प्रतिनिधि होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। शासन अगर चाहे, शासन की अनुमति से, अब उसमें भी ये प्राविधान नई राजस्व संहिता में जोड़ दिए गए कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि का भी जनहित में किया जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जनहित में उन्हें उसका उपयोग जो है परिवर्तित किया जा सकता है जनहित में। अच्छा, जो ट्रांसफरेबल राइट है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भूमि का अंतरण हो रहा है तो कोई अदला बदली व्यक्ति करना चाहता है कि अगर एक भूमि के बदले वो दूसरी भूमि उसको दे रहा है और उससे ले रहा है, तो इस तरह के ट्रांसफरेबल जो राइट हैं इसकी कितनी जो विधिक मान्यता है, क्या है? विधिक मान्यता तो है इसकी। देखिए, अच्छा। 161 पहले धारा थी, अच्छा। जिसमें विनिमय किया जाता था, ये एक्सचेंज जो होता था, तबादला, अच्छा, ये होता था। उसमें कुछ शर्तें थी कि 10% से ज़्यादा लगान में अंतर न हो, और ये आदमी तबादला हो जाता था ज़मीन का। अच्छा, उसको अब 101 में कर दिया गया इन्हें अच्छा, नई राजस्व संहिता में। अच्छा। लेकिन कुछ और शर्तें जोड़ दी गई। शर्तें ये जोड़ दी गई कि आप दूसरे गांव में दूसरी तहसील का एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। पहले ये प्रतिबंध नहीं था। आपकी अच्छा। ज़मीन किसी दूसरे गांव में भी है, अब दूसरे गांव में अगर करना चाहते हैं तो पहले हो जाता था। अब उसी गांव में या उसके संलग्न अन्य गांव में आपकी ज़मीन हो तो 10% में लगान का अंतर ना हो, 25% वैल्यूएशन का अंतर ना हो। ऐसा नहीं है कि वैल्यू उसकी ज़्यादा हो, सड़क के किनारे की ज़मीन हो, अच्छा, और अच्छा। आप किसी दूसरे की ज़मीन से अंतरण करना, उसका एक्सचेंज करना, अच्छा, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ये नई संहिता में। अच्छा, एक चीज़ और था, विनिमय ये जो होता था ये आपके धारा 34 में भी था। अच्छा। धारा 34 में जो ये खारिज दाखिल का मुकदमा चलता है, म्यूटेशन होता है। अच्छा अच्छा। तो म्यूटेशन प्रक्रिया में भी रजिस्टर्ड सेल डीड के आधार पे, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के आधार पे, और ये जो विनिमय होता था, विनिमय के आधार पर भी अगर आप विनिमय कराते हैं किसी ज़मीन का तो आपको उसमें छूट मिलती थी रजिस्ट्री ऑफिस में। अच्छा। जैसे आप अगर एक ज़मीन का विनिमय दूसरी ज़मीन से कर रहे हैं तो स्टाम्प एक ही ज़मीन का लगता था। अच्छा। एक ही वैल्यूएशन लगता था, एक ही ज़मीन का स्टाम्प लगता था, जिसका ज़्यादा होता था। अच्छा। और दूसरे वाले का स्टाम्प नहीं लगता था। उसके आधार पे आपका म्यूटेशन हो जाता था। नई संहिता में इसको अमेंड कर दिया गया। इधर संहिता बनने के बाद जो अमेंडमेंट हुआ उसको निकाल दिया गया। अब आप रजिस्ट्री ऑफिस में विनिमय करा के, रजिस्टर्ड करा के, उसके आधार पे म्यूटेशन नहीं करवा सकते हैं आप। अच्छा। जब भी आप करेंगे तो 161 जो पहले थी और 101 अब है। अच्छा तो अच्छा। उसमें आप कर सकते हैं। धारा 100 में आप गांव सभा की ज़मीन से भी कर सकते हैं। अच्छा। आप अपनी प्राइवेट ज़मीन का विनिमय गांव सभा की ज़मीन से भी कर सकते हैं। गांव सभा की ज़मीन के लिए गांव सभा की भूमि प्रबंधक समिति का प्रस्ताव जरूरी है, और सारी शर्तें वही हैं। जैसे किसी सरकारी ज़मीन पर अगर कोई काबिज है काफ़ी दिनों से, तो उसे राइट मिल जाए, वो मालिकाना हक मिल जाता था, उसमें क्या स्थिति है इस समय? जो वो तो एकदम ख़त्म कर दिया गया। अच्छा। अब सरकारी ज़मीन पे आप कभी से काबिज हों, अच्छा। तो उस पर आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। प्राइवेट ज़मीन पर अगर आपका कब्जा है, अच्छा। जैसे ये जमींदारी विनाश अधिनियम बनाया गया तो धारा 164 बनाई गई। अच्छा। अब धारा 164 में भूमि को बंधक रखने पे रोक लगा दी गई कि आप अपनी भूमि बंधक नहीं रख सकते हैं, और अगर आपने कब्जा उनको दे दिया, पैसा लेके बंधक रख दिया, अच्छा, उसका कब्जा हो गया, तो धारा 164 के आधार पे आदमी 229B में डिक्लेरेटरी सूट करके उसको अपना भूमिधर डिक्लेयर करवा लेता था। अच्छा। वो धारा बदल दी गई, अब 93 में आ गई। अच्छा। तो कब्जे के आधार पे भी तमाम हाल में सुप्रीम कोर्ट की तमाम व्यवस्थाएं आई हैं कि उसका एक टाइम भी होता है। अगर आप किस गलत कब्जे में भी हों, अवैध कब्जे में भी हों, तो 12 साल के बाद आपको कोई डिस्पोजेस नहीं कर सकता है किसी प्राइवेट भूमि पर। प्राइवेट भूमि पे अभी सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय आए हैं। अच्छा अच्छा। कि अगर आपका अवैध कब्जा भी 12 साल से ज़्यादा हो गया तो लिमिटेशन एक्ट से बाहर होगा। अच्छा, आपको कोई वहाँ से हटा नहीं सकता है। और भूमि कानूनों में तो आपको भूमिधरी राइट्स मिल जाएंगे कब्जे के आधार पे। अच्छा। वो अब भी हैं, वो बदला नहीं है। पुरानी संहिता में जो उत्तराधिकार के क्रम थे कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उसका उत्तराधिकारी होता था, फिर पुत्री, फिर विधवा का नंबर आता था, तो जो अद्यतन जो स्थिति है वो क्या है, क्या इस समय? पुरानी में देखिए 98 के पहले जो था तो प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में पुत्र था।
98 में 13 अगस्त 1998 से अच्छा। कल्याण सिंह जी की सरकार थी, तो विधवा को भी पुत्र के बराबर प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। अच्छा। विधवा को तो विधवा और पुत्र अच्छा। ये प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी घोषित हो गए। अच्छा। और उसमें उसके तमाम संशोधन हुए। उसके बाद में जैसे उसमें भाई का स्थान पहले था, मतलब विवाहिता पुत्री के स्थान के पहले था। अच्छा अच्छा अच्छा। और भतीजे का स्थान उससे भी नीचे था। जैसे मान ले एक आदमी मरा, उसके 2 भाई हैं, एक भाई की भी डेथ हो गई, तो अगर नैतिक रूप से समझें, अगर उसके कोई नहीं है तो दोनों भाइयों को मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो संहिता में बनाया गया था उसमें भाई का स्थान पहले था, भतीजे का नहीं था। अच्छा। भतीजे का बहुत बाद में था, तो भाई को मिल जाता था। बिल्कुल। भाई को और उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में, पुत्री नहीं होने की स्थिति में भाई को मिल जाता था। अच्छा। भतीजा नहीं पाता था, तो ये विसंगति थी। अच्छा अच्छा। तो सन 2004 में एक संशोधन आया। अच्छा। और 2004 में भाई और भतीजे को एक श्रेणी में कर दिया गया, उसमें अविवाहित बहन को भी कर दिया गया। अच्छा। 3 लोगों को कर दिया गया 2004 में। और पुत्र और विधवा तो पहले से थी। अच्छा, ये प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी हैं। अच्छा। उसके बाद अविवाहित पुत्री आती थी। अच्छा। फिर ये लोग आ गए, भाई, भतीजा और बहन, अविवाहित बहन। अच्छा। उसके बाद विवाहिता पुत्री आती थी। अच्छा। बाद में एक चेंज और हुआ 2008 में। अच्छा। 2008 में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में अविवाहित पुत्री को भी कर दिया गया। अच्छा अच्छा। अब प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी 3 हो गए। अच्छा। पुत्र, विधवा और अविवाहित पुत्री। अच्छा। 3 हो गए। बाद में एक संशोधन फिर 2019 में भी हो गया है। अच्छा। इसमें यह था कि अविवाहित पुत्री को तो अधिकार दिया गया, लेकिन पुत्र को और ये लिखा गया कि उसके पुंजातीय वंशज। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र का पुत्र। पौत्री का स्थान कहीं नहीं आ रहा था लड़की का। अगर लड़की ही किसी के है, अच्छा, मान लीजिए पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो उसको भी 2019 के संशोधन में कितनी भी पीढ़ी नीचे हो, पुत्र के समान ही अधिकार दे दिया गया। अच्छा अच्छा। उसको भी 2019 के संशोधन में। अच्छा। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी में विधवा, पुत्र, विधवा, पुत्र। अगर पुत्र नहीं है तो पुत्र के जितने पुंजातीय वंशज हैं वो अच्छा 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 अच्छा। ऐसे दे दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर वसीयत की हम बात करें, आज की स्थिति क्या है वसीयत की? वसीयत की स्थिति जैसे अन्य प्रदेशों में तो अभी पहले ही है, पहले जैसी है। यहीं अच्छा। उत्तरांचल में भी, उत्तराखंड में भी पहले जैसी ही है। लेकिन यहाँ वसीयत को 2004 से अच्छा। पंजीकृत वसीयत जो है अनिवार्य कर दी गई। अच्छा अच्छा। और उसके बाद भी ये फिर अमेंड आया कि अगर आदमी ये नहीं कि 2010 में मरा हो और कोई 2002 की पंजीकृत वसीयत लेके लगा दे कि भाई उस समय तो पंजीकृत वसीयत चलती थी, हम उस पे लड़ जाएं, तो ये भी अनिवार्य कर दिया बाद में अमेंड करके कि उसकी मृत्यु 2005 के बाद अगर हुई है तो पहले की वसीयत के आधार पर आप नहीं लड़ सकते हैं। अच्छा, अपंजीकृत अगर 2005 के पहले वो मरा है व्यक्ति तभी लड़ सकते हैं। अच्छा। तो अपंजीकृत वसीयत कानून से खत्म हो गई उत्तर प्रदेश राज्य संहिता से। पंजीकृत वसीयत का महत्व है, मतलब वो मान्य है। अच्छा, कौन सी संपत्ति है जिसको वसीयत में जो है कोई भी व्यक्ति अपने वसीयत में किस संपत्ति का वसीयत कर किसी भी सकता है? हिंदू विधि में अच्छा। आप किसी भी संपत्ति की, अपनी संपूर्ण संपत्ति की वसीयत कर सकते हैं। अच्छा, चाहे वो पिता से प्राप्त हो या स्वअर्जित सब हो? कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। यहाँ मतलब कानून जो उत्तर प्रदेश का भूमि कानून है, अच्छा अच्छा। इसके ये तहत जा करके जो ये हिंदू विधि जो है, अच्छा। जो सिविल में चलती है, जैसे मकान हो गया और कुछ हो गया, ये उत्तराधिकार जो है ये केवल उत्तर प्रदेश राज्य संहिता के लिए, किसका भी किसी का वो कर सकते हैं। अच्छा। अगर आप मालिक हैं तो पैतृक भी हो उसका भी कर सकते तो हैं। वसीयत क्या अपने परिवार के ही लोगों को की जा सकती है या किसी भी व्यक्ति को की जा सकती है? वसीयत तो तमाम पेपरों में आते हैं कि लोग कुत्ते बिल्ली को भी कर देते हैं। अच्छा। वसीयत जो सेवा करेगा वो आपका निजी अधिकार है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, परिवार का हो, चाहे जो है किसी को कर सकते हैं आप। अच्छा। तमाम लोग अपने मैनेजर को कर देते हैं, तमाम लोग मंदिर को कर देते हैं, भगवान के नाम से वसीयत कर देते हैं। उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, आप वसीयत कर सकते हैं। वसीयत हमेशा नेचुरल उत्तराधिकार को प्रभावित करने के लिए ही होती है। अगर कोई वसीयत करता है, जैसे मान लीजिए कि किसी का लड़का अनसाउंड माइंड है, तो इस तरह की वसीयत होती है कि अपने जीवन काल तक इसका उपभोग ये करेंगे, इसके बाद उनका लड़का इस संपत्ति का मालिक हो जाएगा। तो क्या है ये स्थिति? ये स्थिति बनाई गई वसीयत में, इसको भी बनाया गया। इसके बारे में तमाम कंट्राडिक्शन था। अच्छा। लेकिन बाद में ये मुकदमा एक चला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक गया था, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि वो ऐसा वसीयत कर सकते हैं।
रिक्त condition ग्राही लगा, हाँ, इसको कर सकते हैं, कर पोजीशन। सकते हैं, वो मानी जाएगी, अच्छा अच्छा, मानी जाएगी। कुछ मतलब इस मुकदमों तरह में की कंडीशनल ऐसी हाँ, कि जैसे अगर पत्नी को कोई वसीयत की गई कर सकते हैं। और ये कहा गया उसमें कि इसके बाद केवल बच्चे उनको को जीवन भोग के लिए दिया गया कि इससे उपभोग करेंगे ये, बिल्कुल और इसको बेचने का अधिकार उनको नहीं बेचने रहेगा। और वसीयत किसी का अधिकार उनको नहीं होगा। तो ये इसके बारे में तमाम मुकदमे चले, अच्छा और अच्छा बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि ये कर सकते हैं वो। अच्छा अच्छा, यूज ऑफ लैंड की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई खनिज आ जाए, अब मिल गया, उस जमीन के ऊपर कोई ऐसी चीज मिल गई, तो उसके स्वामित्व के बारे में क्या व्यवस्था है, किस तरह से स्वामी भूमि का स्वामी तो संहिता में पहले से भी जो खातेदार है वो पूर्ण भूमि का स्वामी नहीं होता है। किसी के जमीन में अगर सोने की खदान मिल गई तो वो बिल्कुल। नहीं, उसका उपयोग वो नहीं कर सकता है। वो तो पूर्ण रूप से स्वामी तो राज्य है, बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वामी राज्य है। जैसे खनन वगैरह पर तमाम सारे मामले हैं, जैसे अपनी ही जमीन से अगर कोई व्यक्ति खनन करता है, मिट्टी निकालता है, उस पे रोक है, भट्ठे नहीं बेच पर सकते हैं। अगर कोई ईंट के रूप में परिवर्तित करता है, तो इन उसके सब लिए आपको चीज़ों पर लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके लिए सरकार- भट्ठे पर अगर आप ईंटा बना रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा उस अथॉरिटी से। अच्छा। अगर आप जमीन में से मिट्टी निकाल के दूसरी जगह ले जा रहे हैं उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अच्छा, बंटवारे की स्थिति क्या है इस समय? बंटवारा की स्थिति ये है कि बंटवारे में पहले जो 176 धारा थी उसमें एक कंडीशन थी कि 3 सही 1/8 एकड़ से कम का बंटवारा आप नहीं कर सकते हैं। अच्छा अच्छा जब जमीन, चूँकि जब कानून बनाया गया, चकबंदी हुई, तो चकबंदी में तमाम चक जो है इकट्ठा किए गए, अच्छा तो चक के टुकड़े करने पर रोक लग गई। फिर 2004 में संशोधन हुआ कि आप 3 सही 1/8 एकड़ से कम रहे तभी बंटवारा करा सकते हैं। उसमें जितने उसके खातेदार होते हैं अच्छा सबको पार्टी बनाना पड़ता है और गांव सभा को पार्टी बनाना पड़ता है। अच्छा तो आपका अगर एक गांव में मुकदमा है और सारे खातेदार एक हैं तो आप एक ही मुकदमे में बंटवारे का मुकदमा प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा आपकी ज़मीन अगर 10 गांव में है अच्छा और एक ही खातेदार हैं तो आपका एक ही मुकदमे से अच्छा, वो आप 10 कर गांव सकते की हैं। जमीन 10 का गांव बंटवारा की हो भी जाए। जमीन जो है एक ही मुकदमे में कर सकते हैं। तो और 10 10 गांव की ग्राम सभा ग्राम ठीक बनाई सभा को जाएगी। पार्टी बनाई जाएगी। लेकिन अगर कहीं कोई खातेदार कम या ज़्यादा हो गया अच्छा। किसी खाते में तो उसके लिए आपको अलग सूट करना पड़ेगा। आपसी बंटवारा की स्थिति क्या है? आपसी बंटवारा की स्थिति देखिए, कानून में तो आपसी बंटवारा को मान्यता दी गई है। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं आई हैं जिसमें आपसी बंटवारा को मान्यता दी गई है। आपसी समझौता जो है मान्य होता है। पहले यह था कि उसको अगर आप लिखित करेंगे, अच्छा फैमिली सेटलमेंट अगर आपका लिखित है तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन अगर लिखित नहीं है, मौखिक है, अच्छा मौखिक है या बाद में उसे लिपिबद्ध किया गया, वो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन राजस्व में जितने भी न्यायालय हैं समझिए 90% लोग करते नहीं हैं। तमाम समझौते में आदमी समझौता तो किसी भी तरीके का किया जा सकता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। आप 10 डिसमिल के बदले 90 डिसमिल भी दे सकते हैं। उसमें कहीं ये तो है नहीं कि आप 10 लेंगे 10 देंगे। समझौता हुआ, समझौते में किसी को आप भूमिहीन भी कर सकते हैं। बिल्कुल भाई 4 भाई हैं, कोई ये भी कह सकता है कि हम तो हैदराबाद बस गए, हमने यहाँ छोड़ दिया अपना, 4 भाइयों के नाम से हो जाए। बिल्कुल तो अगर आपसी समझौते के आधार पे वहाँ होने लगे, हालांकि हुआ है, उसको कानून में मान्यता है, लेकिन अगर होने लगे तो फिर सरकार का राजस्व खत्म हो जाएगा, खत्म कोई होगा बेनाम और नहीं विवाद करेगा। भी अनावश्यक विवाद भी अनावश्यक बढ़ेगा। इसी नाते इसको खत्म करने के लिए फिर शासन ने दिया है कि ये आप 5,000 में गिफ्ट डीड करवा सकते हैं। हाँ, सगे अभी संबंधियों अभी में। अभी एक जो ये जो अभी 3-4 दिन व्यवस्था है, पहले ये लागू हुआ है। 3 अगस्त से जो कुछ व्यवस्था एक नई परिवर्तित हुई 5,000 है, में आप अपने सगे संबंधियों में आप गिफ्ट डीड कर सकते तो हैं। इसमें वो मात्र 5,000 रुपये ही देने होंगे या सर्किल रेट का कुछ उसमें जैसे क्या है इसमें स्थिति? जो निबंधन शुल्क जो है अच्छा। वो तो सरकार अपना लेगी। अच्छा जितना भी निबंधन शुल्क आएगा, जैसे मान लें उस जमीन का वैल्यूएशन आता है 20 लाख रुपया, अच्छा तो 20,000 रुपया उनका निबंधन शुल्क हुआ, ठीक वो तो लेंगे। अच्छा स्टाम्प उनका आता है 1,40,000, 1,20,000, उसके जगह 5,000 का स्टाम्प लेंगे वो। अच्छा अच्छा जैसे 5% स्टाम्प है तो 20 लाख के वैल्यूएशन पर 1 लाख रुपये का स्टाम्प लगता, अच्छा। लेकिन वो 5,000 के स्टाम्प पे हो जाएगा, 95,000 जनता का बच जाएगा। तो ये अपने परिवार के हिस्से अपने लोगों को परिवार में कंडीशन दे दी गई, पुत्र पुत्री, सगा भाई सगी बहन, पुत्र वधू, सगा पोता सगी पोती, सगा नाती सगी नातिन। अच्छा। और अगर भाई मर गया है अच्छा। तो भाई की पत्नी, सगे भाई की पत्नी। अच्छा। अगर भाई जीवित है तब सगे भाई की पत्नी नहीं आएगी।
अच्छा, अच्छा। ऐसा नहीं है कि सगे भाई पत्नी को देना, अगर सगा भाई मृत है तो सगे भाई पत्नी, अच्छा, इतने अच्छा। लोगों को कर तो सकते हैं। सगे भाई के पुत्र और पुत्री को नहीं इसमें कहीं कोई स्थान दिया सगे भाई के नहीं, पुत्र पुत्री नहीं, सगा भाई, सगे भाई तक सगा भाई इसको। तक, हाँ। अच्छा, अभी जो है जैसे अनुसूचित जाति के सदस्य जो है अपने ज़मीन के का अंतरण बिना परमिशन के नहीं कर सकते थे, अब इस समय क्या स्थिति है जो है? इस समय भी स्थिति वही है जैसे पहले 157 क में था। अच्छा, कि बिना अनुमति के अनुसूचित जाति का व्यक्ति हाँ। अनुसूचित जाति से अलग हटके अन्य किसी जाति में नहीं कर सकता था। और परमिशन के लिए ये था कि उनके पास 3 सही 1/8 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो, अच्छा। और बेचने के बाद उतनी ज़मीन बचे 3 सही 1/8 एकड़। नई संहिता में जो नई राज्य संहिता बनाई गई, इसमें भी प्रतिबंध है। इसमें ये आ गया 98 में, अच्छा, धारा 98 में आ गया 157 वाला, लेकिन उसमें कंडीशन कुछ बढ़ा दी गई। अच्छा, अच्छा, इससे अब वो 3 सही 1/8 एकड़ का प्रतिबंध तो है, उसके साथ कुछ और सुविधाएं दे दी गई। अच्छा, ये दे दिया गया कि अगर वो उत्तराधिकारी विहीन हो, वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति, उसके कोई प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी न हो, उसकी बीवी बच्चे न हो, तो वो अपनी भूमि का अंतरण दूसरे जाति में कर सकता है। अच्छा, अच्छा, वो अगर अपना स्थान छोड़ के दूसरे जगह कहीं बस गया हो, अच्छा, अच्छा, कहीं जाके दूसरे प्रदेश में बस गया हो, दूसरे जगह बस गया हो, यहाँ से उससे कोई मतलब ना रह गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसको परमिशन मिल जाएगा। वो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, कैंसर हो गया हो, किडनी फेल हो गई हो, अच्छा, और उसको बिना बेचे इलाज संभव नहीं है, तो उस स्थिति में भी उसको परमिशन मिल जाएगा। उसको अगर उस ज़मीन को बेच के दूसरी ज़मीन खरीदनी है अच्छा, अच्छा, उसी वैल्यू की, तो उसका वो जब एग्रीमेंट करा के अगर पेश करता है कि हम ये एग्रीमेंट करा चुके हैं, ये ज़मीन हमको खरीदनी है बेच के, तब भी परमिशन मिल जाएगा। अच्छा। तो ये तमाम कंडीशन उसमें जोड़ दी गई, तो परमिशन की प्रक्रिया आसान कर दी परमिशन गई। हाँ, आसान कर दी गई। इस अधिनियम के जो महत्वपूर्ण अभिलेख होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? और महत्वपूर्ण अभिलेख में एक तो खतौनी होती है, और एक खेसरा होता है जो मौके की पड़ताल करके लेखपाल देता है। खतौनी जो है वो 6 वर्ष के लिए बनती है, हर 6 वर्ष पे चेंज होती है खतौनी। तो उसका रिकॉर्ड जो जमा हो जाती है वो अभिलेखागार में सुरक्षित रहती है, पहले का रिकॉर्ड। अच्छा। खेसरा हर साल बनता है। खेसरा उसके मौके की वास्तविक स्थिति को बताता है। लेखपाल पड़ताल करता है कि क्या फसल बोई गई है, वो पड़ताल करके वो खेसरे को उसमें दर्ज करता है, हर साल पड़ताल करेगा। और खतौनी मालिकाना हक को खतौनी मालिकाना हक को प्रदर्शित करेगी। अच्छा, इसमें जो नक्शा होता है वो भी ये महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है? नक्शा महत्वपूर्ण अभिलेख है। जब चकबंदी हुई उसी समय नक्शा बना। अच्छा। उसके बाद से कोई नक्शा बना नहीं, और अच्छा। नक्शा चेंज भी नहीं होता है। खतौनी तो हर 6 साल में चेंज होती है। अच्छा। खेसरा हर साल परिवर्तित होता है। ये नक्शा तो चकबंदी के बाद से वही नक्शा चला आ रहा है, उसको भी सरकार को बनवाना चाहिए। अच्छा, तो नक्शे की जो ज़रूरत होती है वो नक्शा सिर्फ खेती की ज़मीन का ही बनता है या जो आबादी की ज़मीनें होती हैं? आबादी की ज़मीन के लिए अलग नक्शा बनता है, और डीह का भी नक्शा होता है। अच्छा। वो जब नक्शा तब बना जब तमाम गाँवों में कुर्रा पड़ा। अच्छा। तमाम गाँवों में कुर्रा पड़ा, जमींदारों की जो व्यवस्था थी तो कुर्रा पड़ा, जिसका घर जैसे था वैसे आबादी की ज़मीन का नक्शा बनाया गया। अच्छा। और वो नक्शा तो हम समझते हैं आज से 100 साल से ज़्यादा हो गया होगा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो डीह का नक्शा कहलाता है, और उसकी पैमाइश यहाँ राजस्व विभाग से होती भी नहीं है। क्योंकि विधि का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इस पर अनवरत बात की जा सकती है। थोड़ा सा मैं अधिवक्ताओं की समस्याओं पर थोड़ा सा आपसे मैं बात करना चाहूँगा। जैसे मैं अक्सर सबसे सवाल पूछता हूँ कि उत्तर प्रदेश जो एडवोकेट्स एक्ट बना 1960 में बना, एक्ट में इन्फोर्समेंट हुआ था, तो उस समय उत्तर प्रदेश में बार काउंसिल के सदस्यों की 25 संख्या निर्धारित की गई थी। आज की स्थिति बदल गई है। आज जो है 75 जिले हो गए हैं, अधिवक्ताओं की संख्या बहुत हो गई है, तो प्रत्येक जिले से एक सदस्य निर्वाचित हो। एक समस्या ये, एक प्रश्न मेरा ये होता है। दूसरा ये है कि जो नए बच्चों का पंजीकरण होता है उसकी बहुत भारी भरकम फीस लगा दी गई। तो पंजीकरण मुफ्त हो या बहुत नॉमिनल पैसे में हो? एक उसमें विसंगति और है। 25 सदस्य ही चुने जाते हैं और पूरे प्रदेश से वोटिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें दिक्कत ये होती है कि हमारे कानपुर में 35,000 से 40,000 अधिवक्ता हैं। बिल्कुल। बनारस में 20,000 से 25,000 अधिवक्ता हैं। इलाहाबाद में 15,000 से 20,000 अधिवक्ता हैं।
अन्य ज़िलों में बस्ती हुआ, आजमगढ़ हुआ, मऊ हुआ, छोटे छोटे ज़िले जो हैं, कहीं 2000 हैं, कहीं 2500 हैं। बिल्कुल। और नतीजा ये निकलता है कि 25 में से 6-7 तो कानपुर से हो जाते हैं, 5-6 लखनऊ से हो जाते हैं, कुछ बनारस से हो जाते हैं, 5-6 कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ हो कोई जाते हैं। ही नहीं है। तमाम मैक्सिमम जिले ऐसे हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। हर जिले का प्रतिनिधित्व तभी होगा जब हर जिले से एक सदस्य हो। वही हर जिले डिमांड से, तो ये होना चाहिए, हर जिले से होना चाहिए। जहाँ तक पंजीकरण की बात है, तो पंजीकरण तो उनको फ्री में ही करना चाहिए नए अधिवक्ता का। 10 साल से मांग हो रही है कि नए अधिवक्ताओं को आप 3000 रुपया स्टाइपेंड दीजिए 2 साल के लिए, जो नए आते हैं। ये कई बार घोषित भी कर चुके हैं लोग, सरकार ने भी कुछ कहा, लेकिन आज तक ये लागू नहीं हुआ। ये बताइए, आपके शुरुआती दौर में आपकी हॉबी जो है, आपके शौक कौन कौन से रहे हैं? शौक में तो जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय, जैसे आज क्रिकेट का बुखार चल रहा है, अच्छा। उस समय भी चलता था। अच्छा। तो उसमें सुनील गावस्कर और कपिल देव, इन लोगों की बात होती थी, तो हम लोग भी खाली समय में क्रिकेट खेलते थे। और थोड़ा ये आध्यात्म जो था हमारे घर में शुरू से था। हमारे पिताजी कल्पवास करते थे, पिताजी और माँ दोनों लोग कल्पवास करते थे इलाहाबाद, और मैं उनको पहुँचाने जाता था, हमेशा मैं ही जाता था। जाते समय 5 दिन रुकता था, बीच में जब अमावस्या का स्नान रहता था उस समय जाता था, 5 दिन उस समय रुकता था। अब बुलाने के लिए जाता था तो 5 दिन उस समय भी रुक जाता था। अच्छा, तो 30 दिन में 15 दिन तो कल्पवास हो जाता था। और 15 दिन घूम के साधु सन्यासी जो वहाँ के संत लोग इकट्ठा होते थे, इन लोगों का काम ही था केवल भोजन बनाना, नहाना, पूजा करना और प्रवचन सुनना। तो 15 दिन की दिनचर्या हमारी भी वही हो जाती थी। और कोई शौक हम लोगों के परिवार में कोई वैसा था भी नहीं। अच्छा, साहित्यिक कविताओं वगैरह का, जैसे बचपन की कोई कविता याद हो? कोई कविता तो मतलब जैसे नए लड़के आए हैं तमाम निराश हो जाते हैं। मैं ही जब शुरू में आया तो उनके लिए कोई मोटिवेशनल कोई कविता हो? 65 दिन मैं कचहरी में 1 भी रुपया पाया नहीं था। अच्छा। मैं शुरू में आया तो अश्विनी दुबे जी के यहाँ बैठता था। अश्विनी दुबे के पिताजी जो थे श्री प्रेमानंद दुबे जी, बहुत अच्छे, बहुत राय आदमी थे। तो मैंने छोड़ा नहीं, आज इस मुकाम पे पहुँचे। तो उनके लिए यही है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं और निगाहें स्वप्न से पर्दे हटाती हैं। वाह, क्या बात है। मत निराश हो हार के मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। चलना सिखाती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये 2 प्रोफेशन ऐसे हैं, वकालत का और डॉक्टरी का, कि आदमी बेहतर ही चुनता है। आपकी तबीयत खराब होगी तो आप पहले बेहतर डॉक्टर को ही चुनेंगे, वहीं जाएंगे, क्योंकि पैसा तो वही है। लेकिन डॉक्टर के पास कोई जाता है तो डॉक्टर के यहाँ पहले फीस जमा हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। 1 घंटा लाइन लगाता है, नंबर शाम को आता है, डॉक्टर देखता है, उसके बाद मरीज जाता है। बिल्कुल। वकालत में आप 1 नहीं 4 वकीलों के पास जाइए, 1 घंटा उनसे समय लेके उनसे पूछिए, फिर कहिए अभी आ रहे हैं, जाके फिर दूसरे वकील से राय लीजिए। वो वकील बेचारा 1 घंटा अपना दिमाग लगाया, 1 को पैसा नहीं पाया। ये मिथक मैं तोड़ना चाहता था। मैंने बहुत कुछ मैंने तोड़ा भी है। अच्छा अच्छा। मेरे पास कोई आता है तो पूरी कचहरी जानती है कि मैं तुरंत समय उनको नहीं दे पाता हूँ, अपनी व्यस्तता के नाते। संभवतः 2-3 मुकदमा रोज लौटाता हूँ, अगर उनका करने लायक नहीं होता है तो। अच्छा। मैं उनसे कहता हूँ कि आपका मुकदमा होने लायक नहीं है। आज पैसा ऐसा हो गया है कि होने लायक रहे या न रहे, आदमी पूछता है, लोग कहते हैं दस्तखत करो, पैसा दो, जाओ तुरंत। मैं आपको बताऊँ, मैं जैसे भगवान की नज़र न लगे, मैं सुकून की ज़िंदगी जी भी रहा हूँ। आज इस उम्र में मेरे पिताजी माताजी जीवित हैं, चाचा मेरे जीवित हैं। आज भाई बड़े हो जाते हैं तो 2 भाइयों में अभी जो दोनों लोग कमाने लगते हैं तो पहले परिवार विघटित होता है, विघटित हो जाता है। बिल्कुल। मेरे भाई मुझसे 3 साल बड़े हैं, 2 साल बड़े हैं। आज तक हम भाइयों में कभी भी कुछ नहीं हुआ। आज मतलब समझिए हमारा सौभाग्य है कि उनके जैसा भाई मुझे मिला। हाँ? और ऐसे मेरे चाचा 84 साल के हैं। आज तक मेरे पिताजी और चाचा जी एक साथ खाना खाते हैं। बताइए, एक साथ खाना खाते हैं। अगर किसी को 5 मिनट देर हो गई, पिताजी बैठते हैं तो उनका जगदीश राम त्रिपाठी नाम है चाचा जी का, देर हो गई थोड़ा सा तो कहते हैं जगदीश नहीं लगा, देखते हैं कि क्यों आए नहीं खाने। एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, मतलब दोनों लोग। वही चीज़ है, वही मैं सवाल कर रहा था कि जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो परिवार में जहाँ सामंजस्य होता है, जहाँ एकता होती है, उस परिवार का व्यक्ति समाज में भी
एकता और सामंजस्य स्थापित करता है। जानते हैं तो मैत्रीपूर्ण संबंधों पर आप कितना महत्व जो है उसको कितना महत्व देते हैं आप? मैत्रीपूर्ण संबंधों को तो हम बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि मैंने अब जैसे कुछ किसी के साथ करके कहने की मेरी आदत नहीं ना, मैं कहूँगा मैंने बहुत कुछ किया है और मुझे उसका प्रतिफल भी मिला है, ईश्वर ने दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ईश्वर ने और हमेशा जो है कहा है ना कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर इंसान। आपको हमेशा लचीला होना चाहिए। अगर आदमी लचीला है तो परिवार कई पीढ़ी चलता है। कहा है ना कि आंधी मगरूर तरक्तों को पटक जाएगी, बस वही साख बचेगी जो लचक जाएगी। आसमां छूने का लग जाएगा अंदाजा जब जमीन पांव के नीचे से खसक जाएगी। तो अगर अब यह है कि उदारता जो है ये लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए। हम तो ये सोचते हैं कि हम मनुष्य जीवन पाए, ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, सबको नहीं मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मनुष्य जीवन में भी उच्च कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म दिए, ईश्वर ने जन्म दिया, ये हमारा बहुत सौभाग्य की बात है। उसमें भी ऐसा परिवार हमको मिला कि वो और सौभाग्य की बात है। हमारे भाई ऐसे मिले, हमारे लड़के ऐसे मिले, सब कुछ कि मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो आने वाली पीढ़ी है जो वकालत में आना चाहती है, तो कितना बेहतर भविष्य है उसके लिए, क्या संदेश देंगे आप? अगर आप मेहनत करेंगे तो बहुत बेहतर भविष्य है, क्योंकि वकालत का पेशा कभी ख़त्म होने वाला न था न रहेगा। वकालत तो हमेशा चलेगी। और वकालत एक धार्मिक भावना से भी जुड़ा हुआ पेशा है। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको रोज़ एक सुकून मिलेगा कि हमने आज एक ऐसा काम किया कि हमको इसका फल मिलने वाला है। आप आइए, लेकिन अपनी जो अलग इच्छाएँ हैं, तृष्णा छोड़ के आइए, लालच छोड़ के आइए, मेहनत करिए। मेहनत करिएगा और पहले ही दिन से आप पैसे के पीछे मत भागिए। पहले आप सीखिए, पहले सीखिए, आप किसी के पास सीखिए। बहुत दिन सीखना पड़ता है, हम लोग आज भी सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती है, निरंतर चलती है और निरंतर चलती रहेगी। मतलब कुल मिलाकर के बेहतर भविष्य है वकालत में, और जो सीखने की प्रक्रिया है वो अनवरत जो है साथ करके रखना चाहिए। वकालत में परफेक्ट नहीं होता है किसी भी क्षेत्र में। वकालत ऐसा क्षेत्र है, जैसे वकालत, विशेषकर वकालत, आप हाईकोर्ट का निर्णय देखते होंगे। हाईकोर्ट में तमाम केसेज ऐसे जाते हैं जिसमें हाईकोर्ट के जज ने सजा कर दी, वो अपील में गया, सुप्रीम कोर्ट में छूट गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हाईकोर्ट वाले बेवकूफ़ थे। नहीं। वही एक्ट वह भी पढ़े थे, वही एक्ट वो भी पढ़े थे, सुप्रीम कोर्ट वाले। बिल्कुल। और हाईकोर्ट वालों ने सजा की अपने विवेक से, उस एक्ट को डिफाइन उन्होंने अपने विवेक से किया। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को डिफाइन अपने विवेक से किया। ये थोड़ा मतलब ये है कि मान लें हाईकोर्ट के आदेश से कोई आदमी 10 साल जेल में रह गया और सुप्रीम कोर्ट से छूट गया। बिल्कुल। तो उसके जीवन के 10 साल जो बेहतरीन साल हैं वो बिना किसी गलती के जेल में चले गए। बिल्कुल। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि वो दिन तो उसके वापस होके लौटेंगे नहीं। अपना परिवार ऐसा चीज़ होता है कि उसमें जो सुकून आपको मिलता है, अगर 10 दिन के लिए भी आप कहीं चले जाएं तो आपको सुकून वो मिलेगा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कचहरी से आता हूँ, मेरा एक छोटा सा पोता है, लड़के का एक लड़का है, अभी 1 साल का नहीं हुआ है। वो हमारा इंतजार करता रहता है। वो इंतजार, जब उसको देखते हैं वो आता है तो हमारी शरीर की सारी थकान दूर हो जाती है। लड़की है, उसको भी एक बेटा है, तो अभी वो भी 2-3 साल का है। फ़ोन पे बात होती है तो जब नाना कह के बुलाता है, तो चाहे हमको या भैया को, अगर वो वैसे भी कह देगा नाना आना है तो तुरंत वहाँ से पहुँचते हैं, तुरंत पहुँचते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा जो है। अब भाई साहब मैं देखिए रहते हैं गोरखपुर ना, लेकिन डेली 4 बजे वो घर आते हैं, पिताजी अम्मा को देखते हैं, देख के जाते हैं, डेली आते हैं। बिल्कुल। तो बल्कि कहा गया है ना कि नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो, लेकिन जब दुख में काम नहीं आवे, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुबाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी कर जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो ये जो सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा तिवारी जी। एक लाइन और है, ये पिक्चर से गीत गाता चल एक, जब मैं आता हूँ तो अक्सर ये अपने
पोते के साथ, पर्व नाम है उसका। अच्छा। तो उसके साथ वो बड़ा प्रेम से इसको सुनता भी है, पता नहीं क्या उसका वो है। अच्छा। कि वो अगर पल एक तो रोता नहीं है, उसके अंदर रोने की कोई आदत नहीं है, हमेशा हंसता रहता है। क्या है गाने की बोल? ये है, खुला खुला गगन ये हरी भरी धरती, जितना भी देखो तबीयत नहीं भरती। वाह। सुंदर से सुंदर हर एक रचना, फूल कहे कांटों में भी सीखो हंसना, पूरा ही सीखो हंसना। वाह वाह, क्या बात है। तो ये लाइन जब भी वो सुनता है और बड़े प्रेम से कोई वो भी जो सुनेगा। है, ये गाने जो होते हैं, देखिए जो पंक्तियां हैं, चाहे वो साहित्य की हो चाहे फिल्म की हो, वो सब एक ऊर्जा प्रदान करती हैं, एक जीवन को दिशा एक निर्देश चीज मैं कहना भूल गया, उसके लिए नाइंसाफी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरी बहू आई है, अच्छा। पिछले साल, उसके पिछले साल ही शादी हुई है लड़के की, 2 साल हो गया शादी में। बहू मेरी MA BEd BTC है, और उसके बाबा ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे मिलिट्री साइंस के, उदय शुक्ला। अच्छा अच्छा। उन्हीं भाई में थे, उसके फादर भी वकील हैं गोरखपुर में। अच्छा अच्छा। जिस दिन से वो आई है तो ये मालूम हो रहा है कि वहाँ पूरा परिवार संपूर्ण हो गया। जैसे वो लड़की इतना मतलब ध्यान देती हम लोगों के ऊपर कि सबकी ज़बान पे, मतलब पिताजी, चाचा, अम्मा, मेरी मिसेज, सबकी ज़बान पे उसका ही नाम रहता है। क्या नाम है उस बहू का? बहू का नाम अनामिका, वैसे है, हम लोग बुलाते हैं रोली। एक परिवार की कहानी ही दूसरे परिवार के लिए प्रेरणा स्रोत बनती है। तो आपकी बहू अगर एक आदर्श बहू है तो निश्चित रूप से और बहुओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत का काम करेगी। हमारी भी शुभकामना है उसके प्रति, हम भी उसके बेहतर जीवन की मंगल कामना करते मतलब हैं। हम लोग उसके आभारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आभारी हैं कि आने पर की कृपा है, आने पर जो भी होता था हमारी श्रीमती जी ही करती थी। आज उनकी एज भी ज़्यादा हो गई, 58-60 साल हो गई, तो मतलब कितना करती हैं भाई, सब कुछ करना अकेले आदमी के लिए संभव था नहीं। उसके आने के बाद, आने पर कचहरी से आने के बाद मतलब 15-20 मिनट ये महसूस होता है कि हाँ हम कहीं आए, मतलब एक सुकून और एक जो शांति होती है वो मिलता है, वो मिलता है। और यही और आज के परिवेश में अच्छा जो हमने कुटुंब देखा है कि बहुत लोगों को नहीं मिलता है। ये आप सौभाग्यशाली हैं तिवारी जी। बहुत हम लोगों ने बात किया और दर्शकों आपने देखा कि तिवारी जी ने बहुत बेहतर तरीके से अपना जीवन वृत्त बताया और विधि के क्षेत्र में जो आपने अनुभव प्राप्त किया है उसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताया, और चलते चलते अपने परिवार और अपने बहू के बारे में भी बेहतर जो है, एक अच्छे परिवार का जो है जो वातावरण आपके यहाँ है वो भी आप रोक नहीं सके और प्रफुल्लता के साथ, प्रसन्नता के साथ उसको आपके सामने रखा। निश्चित रूप से इससे आपको प्रेरणा मिलेगी, आप इससे सीखेंगे। तिवारी जी, आप यहाँ आए, अपना अमूल्य समय आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।